मेरा नाम विक्रम है। मेरी साली पसीने से तरबतर होते हुए किचन में खाना बनाने में खुद को व्यस्त कर रखी थी, जबकि मेरी पत्नी रानी अंदर कमरे में आराम कर रही थी। रानी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए वह कमरे से बाहर बहुत कम ही निकलती थी। इन्हीं दिनों मेरी साली स्नेहा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी, और इस समय भी वह किचन में ना जाने कब से खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। आज शनिवार था तो मेरी ऑफिस की छुट्टी थी। मैं हॉल में बैठा उसे ध्यान से देख रहा था, क्योंकि हमारा किचन खुला था और मैं उसे साफ देख सकता था। वह जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी, आटा गूंथ रही थी और उसके चेहरे पर कुछ आवारा लौटें खेल रही थीं, जैसे उसके गालों को छूने का बहाना ढूंढ रही हों। गर्मी की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था। आज पहली बार मैंने स्नेहा को इतने ध्यान से देखा था। हालांकि वह पिछले 10 सालों से हमारे घर में रह रही थी। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि स्नेहा कब जवान हुई और कब उसकी मासूमियत में वह गुलाब सी ताजगी आ गई थी। मेरी निगाहें जैसे उसकी ओर से हट नहीं रही थीं और मैं ख्यालों में ना जाने कहाँ खो गया था। उसकी खूबसूरती को देखकर मेरा मन बहकने लगा था। अचानक रानी की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वह धीरे धीरे चलती हुई ड्राइंग रूम में आई थी। उसे देखकर मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, रानी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर क्यों आईं? कुछ चाहिए तो मुझे बता देती या स्नेहा को बुला लेती। रानी की आवाज सुनकर स्नेहा ने भी पलटकर देखा और कहने लगी, दीदी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बता देती, जो चाहिए था मैं आपको दे देती। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं, तुम लोग इतना परेशान मत हो अंदर। मेरा मन घबरा रहा था, इसीलिए मैं बाहर चली आई। रानी की बात सुनकर स्नेहा ने सुकून की सांस ली और दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गई। मगर मेरी नजर न जाने क्यों स्नेहा के ऊपर से हट नहीं रही थी। रानी के एहसास से मैंने जल्दी ही खुद को संभाला और उससे बातचीत में लग गया। थोड़ी देर में स्नेहा ने खाना लगा दिया। हम तीनों ने हल्की फुल्की बातों के साथ खाना खाया। खाने के बाद स्नेहा ने रानी को दवाई दे दी और वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। आजकल मौसम बदल रहा था, जिससे रानी को ठंड लग गई थी और हल्का बुखार भी आ गया था। स्नेहा ने ही सारा घर संभाल रखा था और घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। खाना खाकर रानी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी और मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। सारा किचन समेटने के बाद जब स्नेहा अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने अचानक उसे पुकारा। स्नेहा मेरी आवाज सुनकर वह तुरंत रुक गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जीजू, कहिए क्या बात है? मैंने हल्के से कहा, एक कप चाय बना दो, सर में तेज दर्द है। मेरी बात पर वह हल्का सा हंसी और कहने लगी, जीजू, आप भी दीदी की तरह बीमार मत पड़ जाना, वरना मैं दो बीमारों की सेवा कैसे कर पाऊंगी? कहीं मैं खुद भी बीमार ना पड़ जाऊं। यह कहकर वह किचन की तरफ चली गई और मेरे लिए चाय बनाने लगी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि स्नेहा मेरी आंखों के सामने से दूर जाए। थोड़ी देर में उसने चाय का कप मेरे सामने बढ़ाया। चाय लेने के बहाने मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जानबूझकर अपनी उंगलियों से उसकी मुलायम मोम सी उंगलियों को छुआ। उसको छूते ही मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी, लेकिन शायद स्नेहा ने इस बात को महसूस नहीं किया था। वह सामान्य अंदाज में ही खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाय का कप मेरे हाथ में देकर वह अपने कमरे में चली गई और मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने चाय टेबल पर रख दी थी, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं और मैं फिर से स्नेहा के ख्यालों में खो गया था। अभी भी मुझे उसकी छुअन का एहसास हो रहा था। मेरे दिल में उसके लिए अनजानी सी ख्वाहिश जागने लगी थी। उसके मखमली वजूद को बाहों में भरने की इच्छा मेरे भीतर हावी होने लगी थी, लेकिन मेरा दिमाग मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरा ज़मीर मुझे कह रहा था कि क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसी गिरी हुई हरकत सोच रहे हो? वह तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, बल्कि तुम्हारी बेटी जैसी है। वह बस 19 से 20 साल की मासूम लड़की है और तुम 45 साल के एक समझदार और परिपक्व मर्द हो। मेरा दिल और दिमाग आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन मेरा दिल बस स्नेहा को पाने की जिद पर अड़ा हुआ था। आखिरकार मैं वहीं सोफे पर लेट गया। चाय वैसे ही मेरे सामने टेबल पर रखी ठंडी हो रही थी।
मुझे चाय पीने का मन भी नहीं था। मैंने तो बस स्नेहा को कुछ देर रोकने के लिए चाय बनवाने को कहा था। मैं अपने ख्यालों में बस उस 10 साल की मासूम स्नेहा को याद कर रहा था, जब रानी उसका हाथ पकड़कर हमारे घर लेकर आई थी। दोनों बहनें उस समय गहरे सदमे में डूबी हुई थीं। स्नेहा तो रो रो कर खुद को हलकान कर चुकी थी। उस वक्त बस 7 साल की बच्ची थी हमारी शादी को। तब 3 साल हो चुके थे। रानी और स्नेहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटियां थीं। उनका कोई भाई नहीं था। उनके पिता कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। अब बस उनकी माँ थी, जो अपनी दोनों बेटियों की देखभाल कर रही थी। मेरी और रानी की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन जब मैंने पहली बार रानी की तस्वीर देखी थी, तो उसकी खूबसूरती ने मुझे जैसे दीवाना बना दिया था। रिश्ता कराने वाली आंटी ने जब उसकी तस्वीर मुझे दिखाई, तो बिना सोचे समझे मैंने हाँ कह दी थी। मेरे माँ बाप भी नहीं थे। मैं अकेला था और नौकरी कर रहा था। मेरा खुद का घर था, और मेरे जैसा रिश्ता तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसीलिए रानी की माँ ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, और यूं हमारी शादी हो गई। शुरुआत में रानी की खूबसूरती ने मुझ पर ऐसा असर किया था कि मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। लेकिन हमारी शादी को अभी 3 ही साल हुए थे कि रानी की माँ एक खतरनाक बीमारी के चलते इस दुनिया से चली गई। स्नेहा, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी, माँ बाप दोनों से बेसहारा हो गई थी। रानी के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने स्नेहा को अपने पास रखने का फैसला कर लिया, और एक दिन वह स्नेहा को हमारे घर ले आई। मैं भी उस वक्त रानी की मोहब्बत में डूबा हुआ था, इसलिए मैंने भी स्नेहा को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। स्नेहा तब भी बेहद खूबसूरत थी। उसकी नीली कांच सी आंखें, सुनहरे बाल और दूध सी सफेदीली रंगत उसे किसी जापानी गुड़िया सी बनाती थी। धीरे धीरे स्नेहा हमारे घर के माहौल में ढलने लगी थी, लेकिन वह ज्यादातर मुझसे बचकर ही रहती थी। वह शर्मीले स्वभाव की बच्ची थी, इसीलिए ज्यादातर समय अपने कमरे में रहती या फिर पढ़ाई में लगी रहती। मैं भी रानी की मोहब्बत में उस वक्त सिर से लेकर पांव तक डूबा हुआ था कि कभी स्नेहा पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं रानी की मोहब्बत में इस कदर डूबा हुआ था कि मेरा हर दिन ऑफिस और घर के बीच घूमता था, या फिर रानी के साथ मैं बाहर घूमने चला जाता। यही सब कुछ मेरी दुनिया बन चुकी थी। जब भी हम कहीं बाहर जाते, तो उस समय स्नेहा हमारे साथ नहीं जाती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि रानी जानबूझकर उसे हमारे साथ नहीं ले जाती, और स्नेहा को बस वापस आने पर उसके लिए खाने पीने का सामान ही खुशी दे जाता था। स्नेहा ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी। आज मेरा छुट्टी का दिन था, और जब मैंने आज स्नेहा को देखा तो बहुत कुछ बदल गया था। हालांकि मैं पहले भी उससे कई बार मिलता था, लेकिन आज उसे देखने का नजरिया कुछ और था। वह दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही थी। आज उसकी खूबसूरती ने मेरे दिल पर गहरा असर किया था। कुछ देर के लिए मुझे अपने ही विचारों पर शर्मिंदगी हुई थी कि कैसे मैं स्नेहा के बारे में यह सब सोच सकता हूं, जबकि वह तो मेरी साली थी, एक बेसहारा बच्ची थी जिसे मैंने खुद सहारा दिया था। मेरे दिल और दिमाग के बीच एक गहरी जंग छिड़ी हुई थी। रानी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और हमेशा से मेरे साथ खड़ी रही थी। वह मेरे हर छोटे बड़े काम में मेरी मददगार थी। वह सबके सामने बड़े गर्व से कहती थी कि मैं उसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, मगर उस पल मुझे कुछ भी याद नहीं था। ना रानी का प्यार, ना उसकी मोहब्बत। मेरे दिमाग में बस स्नेहा थी। मैंने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया कि स्नेहा को पाकर ही रहूंगा, लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा। अब मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आने लगा था। बहाने बनाकर स्नेहा से बातें करता, उसके करीब जाने की कोशिश करता था। शुरू में स्नेहा थोड़ी झिझकती थी, पर धीरे धीरे वह भी मेरी ओर खुलने लगी थी। उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को एक अजीब सी सुकून भरी बेचैनी में डाल दिया था। अब मैंने उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान लाना भी शुरू कर दिया था। साथ में मैं रानी की पसंद की चीजें भी ले आता, ताकि उसे कोई शक ना हो। रानी की तबीयत अब ठीक हो गई थी, और उसने घर के सारे कामकाज फिर से संभाल लिए थे, जबकि स्नेहा अपनी पढ़ाई में लग गई थी। लेकिन मेरा ध्यान अब दिन रात इसी बात पर रहता
कि मैं स्नेहा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय कैसे बिता सकूं। रात को हम तीनों साथ बैठकर लूडो खेल रहे थे। मैं मौका देखकर कभी उसकी उंगलियों को हल्के से छू लेता या उसके कंधे पर हाथ रख देता। उसका मखमली एहसास मुझे अंदर तक छू जाता और मैं इस एहसास में खो जाता था। यहां तक तो सब सामान्य था, लेकिन एक बार तो बातों बातों में मैंने स्नेहा के गुलाबी नरम गालों को अपने हाथों से छू लिया था और मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। कुछ देर बाद रानी को नींद आने लगी। वह कहने लगी कि चलो, अब सोने का वक्त हो गया है, सुबह जल्दी उठना है, छोड़ो अब ये गेम वगैरह। लेकिन मेरा इरादा अभी और ज्यादा रुकने का था। स्नेहा भी कहने लगी कि क्या दीदी, इतने दिनों बाद तो खेल रहे हैं, खेलने दीजिए ना। अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाइए, हम अभी थोड़ा और खेलते हैं। रानी नींद से बेहाल थी। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो रही थीं, इसीलिए वह उठकर अपने कमरे में चली गई। अब हॉल में बस मैं और स्नेहा बचे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बंधन टूट चुका था। अब मुझे खुद पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। मैं धीरे धीरे स्नेहा के करीब जा रहा था, बिना कुछ कहे। कभी उसके हाथों को छूता तो कभी उसके बाजू पर हाथ फेरता, लेकिन स्नेहा शायद अभी मेरे इरादों को समझ नहीं पाई थी। मेरा दिल धड़क रहा था और बेचैन था। फिर अगले ही पल जब मैंने स्नेहा को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा, तब उसे शायद कुछ एहसास हुआ था। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, फिर जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, जीजू, अब मैं भी सोने जा रही हूं, काफी रात हो गई है। वह बिना रुके अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि शायद स्नेहा को शक हो गया है और वह रानी को सब कुछ बता देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगले दिन स्नेहा एकदम सामान्य अंदाज में मुझसे और रानी से बातें कर रही थी। वह हंस हंस कर बातें कर रही थी और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। स्नेहा ऐसी ही थी, लापरवाह और एकदम मासूम सी। उसे सामान्य अंदाज में देखकर मेरे दिल को सुकून आया था। मैंने सोचा शायद मेरा डर बेवजह था। उस दिन मुझे फिर से स्नेहा के करीब जाने का मौका मिला। जब मैं ऑफिस से आया तो मैं सीधा किचन में गया, ये जानते हुए कि इस समय स्नेहा शायद किचन में होगी। लेकिन किचन में रानी थी और उसे देखकर मेरा सारा मूड बिगड़ गया था। बातों बातों में मैंने पूछ लिया कि स्नेहा कहाँ है। रानी कहने लगी, वैसे तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं क्या कहता? रानी को क्या बताता कि स्नेहा का एहसास अब मेरे दिल को चैन नहीं लेने देता। मैंने बहाना बना दिया कि आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। रानी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं स्नेहा को उठाकर तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वैसे भी स्नेहा काफी देर से सो रही है, वह भी उठकर चाय पी लेगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रानी, उसे सोने दो, मैं बाहर बैठता हूँ, चाय पीकर टीवी देखता हूँ। मैं फ्रेश होने का बहाना बनाकर कमरे में चला गया। अंदर से दरवाज़ा धीरे से बंद कर लिया था और फिर बिना कुछ सोचे समझे स्नेहा की चादर का एक कोना हटाकर मैं उसके बगल में लेट गया। उसकी खुशबू से मेरा दिल मचल उठा। स्नेहा मेरे इतने करीब थी कि मैं उसे छू सकता था, उसे अपने पास खींच सकता था। और फिर मैंने अपनी सोच को हकीकत में बदलने का फैसला कर लिया। मेरे हाथ अचानक स्नेहा की कमर पर चले गए थे और मैंने खींचकर उसे अपने करीब किया था और उसे अपने होठों से चूम लिया था। उसकी इतनी सी संगत पर ही मैं मदहोश हो गया था। लेकिन इस अचानक हमले पर स्नेहा हड़बड़ा गई थी। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। मुझे देखकर वह एकदम से डर गई थी। इससे पहले कि वह चीखती, मैंने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मैंने कहा, देखो स्नेहा, प्लीज चीखना मत, वरना तुम्हारी दीदी अंदर आ जाएगी। सॉरी स्नेहा, मुझे नहीं पता था कि बेड पर तुम हो, मैं तो बेड पर रानी को समझ रहा था। स्नेहा इतनी सीधी सादी मासूम थी कि उसने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। वह इशारे से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। मेरा मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरन मैंने उसे छोड़ दिया। वह बेड से उतरकर एकदम नीचे खड़ी हो गई और कहने लगी कि कोई बात नहीं जीजू, गलती मेरी ही थी, मैं भी न जाने कब से आपके बेड पर सो रही थी। वह एकदम गेट की तरफ बढ़ने लगी। मैंने कहा, अच्छा स्नेहा, अपनी दीदी को इस बारे में कुछ मत बताना, बेकार में उल्टा मुझसे ही लड़ना शुरू कर देगी। हालांकि जो कुछ हुआ वह एकदम अनजाने और गलत फहमी के चलते हुआ था। स्नेहा कुछ घबराई हुई थी, कुछ परेशान भी थी।
उसने कहा कि कोई बात नहीं जीजू, मैं दीदी को नहीं बताऊंगी। उसकी मासूम भरी बात सुनकर मैं हल्के से मुस्कुरा दिया था। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी। ये लड़कियां भी कितनी भोली होती हैं, जरा सी बातों में फिसल जाती हैं। मैं उसी तकिए को अपनी बाहों में भरकर लेट गया जिस पर अभी स्नेहा लेटी हुई थी। कुछ देर पहले स्नेहा मेरी बाहों में थी, ये ख्याल ही मुझे अंदर से गुदगुदाने के लिए काफी था। लेकिन अब मैं और ज्यादा स्नेहा से दूर नहीं रह सकता था। एक दिन ऑफिस से वापसी पर मैंने रानी और स्नेहा की मनपसंद गोलगप्पे ली थी। दोनों बहनों को गोलगप्पे बहुत पसंद थी। रास्ते में मैंने गोलगप्पे के पानी में थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला दी थी। दोनों बहनों ने बहुत चाव से वह गोलगप्पे खाई थी और मुझे थैंक्स भी कहा था। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें नींद में झूमने लगीं। मैंने कहा, रानी क्या बात है, आजकल तुम्हें बहुत जल्दी नींद आने लगी है, लेकिन आज तो स्नेहा को भी नींद आ रही है। मैंने कहा, चलो भाई जाओ सो जाओ, मैं तो अभी कुछ देर टीवी देखूंगा। वे दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चली गई थीं। कुछ देर बाद मैं कमरे में आकर देखा तो रानी बेखबर सो रही थी। मैं चुपचाप दबे कदमों से स्नेहा के कमरे में चला आया था। शायद वह अभी ठीक से सोई नहीं थी। मुझे देखकर उसने अपनी आंखें पूरी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उस पर मेरा लाया गया गोलगप्पे का असर हो चुका था। उसकी आंखों में एक खुमारी थी, नींद की खुमारी। मुझे देखकर वह हैरान हुई और बोली, जीजू आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? नींद के मारे उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मैं तो आज सब कुछ कर लेना चाहता था, स्नेहा को पा लेना चाहता था। मैंने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया था। मेरी हरकत पर स्नेहा घबराई थी। उसने अपने हाथ पैर चलाए थे, लेकिन इस वक्त वह नशे की हालत में थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने अपने हाथ की मजबूत पकड़ उसके होठों पर जमाई और अगले ही पल मैं उसके नाजुक वजूद में खो गया था। धीरे धीरे मैंने वह सब कुछ पा लिया जिसकी चाहत मैं पिछले कई दिनों से कर रहा था। मेरे दिल में एकदम सुकून उतर गया था। लेकिन स्नेहा रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते हुए वह कहने लगी कि आपने बहुत गलत किया है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जीजू? मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानती थी। बचपन से आपने मुझे पाला पोसा है और आपने ही मेरी इज्जत। ये कहते कहते स्नेहा वहीं लुढ़क गई थी और बेहोश हो चुकी थी। ये सब कुछ देखकर मैं कुछ पल के लिए घबराया था, लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाला। मैंने स्नेहा का हुलिया ठीक किया और उसे आराम से बेड पर लिटाकर उस पर चादर ओढ़ा दी थी। फिर अपने कमरे में आकर लेट गया। सुबह मेरी आंख खुली तो रानी मेरे बराबर ही सो रही थी, लेकिन बाहर से किचन से कुछ खटपट की आवाजें आ रही थीं। मैं बाहर निकलकर आया तो स्नेहा किचन में थी। मुझे देखकर उसकी घबराई आंखों से आंसू बहने लगे। मैं दोबारा से उसके करीब हुआ और खींचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। वह मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, देखो स्नेहा, जो कुछ हुआ है इसके बारे में अपनी दीदी को बताने की कोशिश भी मत करना और ये सब कुछ ऐसे ही चलने दो। अब रोज मैं तुम्हारे पास आया करूंगा। यार, तुम्हारी खूबसूरती ने तो मुझे पागल बना दिया है। तुम्हारी बहन तो अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हो ना, क्या हुस्न पाया है तुमने। वो मुझे धक्का दे रही थी, रो रही थी, कहने लगी कि आप बहुत बुरे हैं, मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगी। उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा आया था। मैंने गुस्से से उसका चेहरा पकड़ा और कहा कि दीदी को बताओगी? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी दीदी को हमेशा हमेशा के लिए सुकून की नींद सुला दूंगा। उसके बाद तुम होगी और मैं होऊंगा, और फिर हमारे बीच की रुकावट बनने वाला कोई नहीं होगा। मेरे लिए तो और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर अपनी दीदी को जिंदा देखना चाहती हो तो भूलकर भी यह बात अपनी दीदी को मत बताना। और हाँ, आज रात भी दरवाजा खुला रखना। ये कहकर मैं उसे धक्का देकर कमरे में वापस आ गया था। उस दिन के बाद तो मैं शेर हो गया था। मुझे किसी का डर नहीं था। मैंने स्नेहा को इतना डरा धमकाया था कि अब वह मेरे सामने बेबस थी। मैं रात को उसके कमरे में जाता, अपनी ख्वाहिश पूरी करता और स्नेहा को रोता सिसकता छोड़कर अपने कमरे में आ जाता। दिन ब दिन स्नेहा कमजोर होती जा रही थी। उसकी गुलाबी रंगत पीली पड़ने लगी थी। रानी ने भी उसकी हालत को महसूस किया और कहने लगी, क्या बात है स्नेहा,
तुम आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान रहती हो और कमजोर भी हो गई हो। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन स्नेहा ने आंखों में आंसू भरकर मना कर दिया कि नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। बस हल्का सा सिर दर्द है, ठीक हो जाएगा। स्नेहा एक लड़के को पसंद करती थी और वह लड़का उसी कॉलेज में पढ़ता था। रानी ने कुछ और मतलब समझा और कहने लगी, स्नेहा, क्या बात है, तुम आजकल रोहन की बातें नहीं करती। तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? अगर तुम कहो तो मैं रोहन के माँ बाप से बात करूंगी और तुम दोनों की मंगनी करवा दूंगी। इस बात पर मैंने रानी को चौंक कर देखा था। स्नेहा ने भी आंसू भरी आंखों से रानी की तरफ देखा और कहने लगी, नहीं दीदी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे रोहन से शादी नहीं करनी। स्नेहा की बात सुनकर रानी चौंक पड़ी थी, क्योंकि स्नेहा तो रोहन की दीवानी थी और रोहन भी स्नेहा से बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों ने अपनी मोहब्बत का इकरार रानी के सामने कर लिया था और रानी ने भी वादा किया था कि जल्दी ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। लेकिन आज जब स्नेहा खुद ही अपने मुंह से रोहन से शादी करने के लिए मना करने लगी, तो रानी परेशान हो गई। उसने कहा, लेकिन स्नेहा, तुम रोहन से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं उसके कान खींच लूंगी। स्नेहा रोते हुए एकदम रानी से चिपक गई थी। मैं एकदम डर गया था कि कहीं वह रानी को कुछ बता ना दे। मैं तुरंत दोनों के बीच में आया और कहा, अरे रानी, ये इसलिए रो रही होगी कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे चेतावनी दी थी कि रानी को कुछ मत बताना, वरना यह देखकर स्नेहा एकदम सहम गई थी और अपने कमरे में भाग गई थी। मैंने भी सुकून की सांस ली थी। मैं स्नेहा को खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। स्नेहा मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने का सामान थी। मेरी हर रात स्नेहा के साथ गुजरती थी। स्नेहा के आंसू, स्नेहा की सिसकियां, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस अपने मजे से मतलब था। एक दिन मैं ऑफिस से आया तो घर में स्नेहा कहीं भी नहीं थी। मैं हैरान हुआ कि स्नेहा कहाँ चली गई। मैंने रानी से पूछा तो वह खाना बनाते बनाते लापरवाही से बोली कि अरे, वह जो हमारी दूर की मौसी है ना, वह उनके पास गई है। मैंने कहा, लेकिन उनका घर तो दूसरे शहर में है और आज तक स्नेहा या तुम कभी भी उनके घर नहीं गई। फिर अब स्नेहा अचानक क्यों चली गई? मुझे बहुत बुरा लगा था यह सुनकर कि स्नेहा घर पर नहीं है। रानी कहने लगी, हाँ, उसका मन थोड़ा घबरा रहा था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा घर से बाहर निकलेगी तो इसका मन भी बहल जाएगा। मैंने बेचैन होकर पूछा कि कब आएगी वह? रानी मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मैं एकदम हड़बड़ा गया। मैंने कहा, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि स्नेहा पहली बार हम लोगों से इतनी दूर गई है, ना तो हमारा घर भी एकदम सुनसान हो गया है। रानी कहने लगी, हाँ यह तो है, वैसे 4-5 दिन में आ जाएगी। फिर थोड़ा रुककर बोली कि भगवान ने मुझे अपनी औलाद नहीं दी थी, लेकिन स्नेहा को देखकर मुझे इस कमी का एहसास नहीं होता था। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था। ये कहते कहते रानी की आंखों में आंसू बहने लगे थे और वह मुझे कुछ अजीब सी नजरों से देखने लगी थी। मैं उसकी नजरों से हड़बड़ा गया था और जल्दी से अपने कमरे में आ गया। मैंने सोचा कि चलो 4-5 दिन की बात है, स्नेहा 4-5 दिन में आ जाएगी। लेकिन 4-5 दिन भी गुजर चुके थे और स्नेहा नहीं आई थी। इधर मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से खराब रहने लगी थी। अजीब सी कमजोरी महसूस होती थी। चलता तो चक्कर से आते थे। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर ने कुछ ताकत की दवाइयां लिखकर दे दी थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती जा रही थी। पूरे 45 दिन हो चुके थे और मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और इधर स्नेहा भी अब तक घर वापस नहीं आई थी। अब तो मेरे अंदर इतनी कमजोरी आ गई थी कि मैं ऑफिस भी बहुत मुश्किल से जाता था। मैंने रानी को भी अपनी हालत के बारे में बताया था। वह कहने लगी कि डॉक्टर से चेकअप करा लो, हो सकता है कि आपके शरीर में कोई बुखार टूट गया हो। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने एक डॉक्टर का पता बताया था और मैं उसी डॉक्टर के पास चला गया। उस डॉक्टर ने मेरा अच्छे से चेकअप किया था और जो रिपोर्ट मेरे हाथों में आई थी उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था और अब तो मेरे जिंदा बचने के चांस बहुत कम थे।
डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि आपको स्लो पॉइजन दिया गया है, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को खत्म कर रहा है। आप अब कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। यह सब सुनकर मेरा शरीर कांप उठा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं जैसे तैसे घर आया था और किचन में काम कर रही रानी को कंधों से पकड़कर मैंने झंझोड़ दिया था, क्योंकि मुझे स्लो पॉइजन देने वाला कोई और हो ही नहीं सकता था। मैं बाहर का खाना खाता नहीं था, रानी के हाथों का खाना ही खाता था, और इस बात का साफ मतलब था कि मुझे स्लो पॉइजन देने वाली रानी ही थी। मैंने कहा कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ क्यों किया? अगले ही पल रानी ने मुझे खुद से दूर धक्का दिया था। उसकी आंखों में आंसू भी थे, नफरत भी थी और गुस्सा भी था। वह कहने लगी, ऐसे आदमी का मर जाना ही ठीक है, ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। अरे मेरी बहन मासूम थी, उसने तो मुझे और आपको ही अपना सब कुछ माना था। मुझे माँ का तो आपको बाप का स्थान दिया था। इतनी सी थी जब उसे मैं इस घर में लेकर आई थी, और आपने क्या किया? मेरी मासूम बहन की इज्जत खराब कर दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप तड़प तड़प कर मरेंगे, यही आपकी सजा है। रानी रो रही थी और मैं आंखें फाड़े उसे देख रहा था। यानी उसे सब कुछ मालूम था, फिर भी वह अनजान बनी हुई थी। पिछले 45 दिनों से वह मुझे जहर दे रही थी, मुझे मौत के करीब खींच रही थी, और मुझे कुछ खबर नहीं थी। वह कहने लगी कि स्नेहा मौसी जी के घर नहीं गई, बल्कि मैंने उसकी शादी कर दी है रोहन के साथ। रोहन बहुत अच्छा लड़का है, स्नेहा से बहुत प्यार करता था। स्नेहा तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उस रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। जब आप आधी रात को कमरे में वापस आए थे, आपके सोने के बाद मैं स्नेहा के कमरे में गई थी। उस वक्त वह तड़प तड़प कर रो रही थी। मुझे सामने देखकर वह और भी रोई थी। मैंने उसे अपनी बाहों में समेटकर उससे सब कुछ पूछा था, उसे विश्वास में लिया था, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था, मैं अब उसे तुम्हारे जुल्मों का शिकार नहीं बनने दूंगी। और मैंने रोहन से बात कर ली। रोहन को मैंने सब सच बता दिया था। मैंने सोच लिया था, अगर रोहन स्नेहा से शादी करता है तो ठीक, वरना मैं स्नेहा का कुछ और इंतजाम करती, लेकिन अब उसे अपने पास नहीं रखती। रोहन बहुत अच्छा लड़का है, वह स्नेहा से वाकई सच्ची मोहब्बत करता था। उसने स्नेहा को अपना लिया, अपने माँ बाप को उसने किसी ना किसी तरह राजी कर लिया था। यूं बहुत ही सादगी से मैंने स्नेहा की शादी कर दी। अब वह अपने घर में खुश है। उसका पति उसे सिर आंखों पर बिठाता है, उसे उसकी पिछली जिंदगी का ताना नहीं देता। भगवान ने जितनी भी तकलीफ उसके नसीब में लिखी थी, सबकी भरपाई उसे रोहन जैसा पति देकर कर दी है। लेकिन अब आपको भगवान के कहर से कोई बचा नहीं सकता। यह कहकर रानी ने अपना जरूरी सामान एक बैग में डालना शुरू कर दिया था। ये देखकर मेरे पैरों से जान निकल गई थी। मैं वहीं धम्म से सोफे पर बैठ गया था। रानी कहने लगी कि अब मैं भी हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से जा रही हूं। मैं आपके बिना भी रह सकती हूं। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप का घर अब भी मेरे पास मौजूद है। मैं अपने माँ बाप के घर रहूंगी, लेकिन आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहूंगी, जिसने मेरी बहन की जिंदगी खराब की। यह कहकर रानी मुझे वहीं अकेला छोड़कर चली गई थी। मैं उसे आवाजें लगाता रह गया, उससे माफी मांगता रह गया, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। और आज मैं अपने घर में तन्हा अकेला पड़ा अपनी मौत के इंतजार में हूं। धीरे धीरे मौत मेरे करीब आ रही है, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं फोन कर देता हूं तो डॉक्टर मेरे घर आता है, मुझे कुछ दवाइयां देता है और चला जाता है। लेकिन मुझे अब अपने बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब हर रात हर दिन मैं दर्द से तड़पता हूं, चीखता हूं, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। शायद मेरे जैसे इंसान की यही सजा है जो मैं झेल रहा हूं। दोस्तों, क्या मेरे साथ सही हुआ या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।